पाकिस्तान में जब गुर्दे का मरीज़ अपने डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसको एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, वो है जी बंद बंद बंद। तेरा ए भी बंद, आपका ये भी बंद, आपका ये खाना बंद, आपका ये पीना बंद। और मरीज़ को ऐसे लगता है कि मेरी बस यहाँ पे आके ज़िंदगी बंद हो गई है। इस सारे बंद करने के चक्कर में जो बहुत ही दो चीज़ें अहम हैं जो कि हमारे डॉक्टरों को समझ नहीं है और बस वो दूसरों के देखा देखी बंद करते जाते हैं, वो है प्रोटीन और फास्फोरस। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि फास्फोरस जहाँ बहुत ही अहम कंपोनेंट है खुराक का, वहाँ इसके कुछ नुकसान भी हैं और गुर्दे के मरीज़ों की एक ख़ास लेवल पे जाके फास्फोरस फूड्स बंद होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में फास्फोरस फूड्स को बंद करने का रवाज है वो मेरी समझ से बाहर था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से सारे एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने खुराक में फास्फोरस के बारे में एजुकेटेड हों और दूसरे मरीज़ों को भी इस बंद गली से बाहर निकालें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। फास्फोरस हमारे जिस्म में बहुत ही अहम है। ये हमारी बोन का अहम हिस्सा है, इसके बगैर कैल्शियम होल्ड नहीं हो सकता। फास्फोरस हमारी नर्व्स और ब्रेन का बड़ा अहम हिस्सा है। फास्फोरस हमारे हर सेल में ही बहुत अहम किरदार अदा करता है और हमारी जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो मसल में हो, बॉडी के हर सेल में हो, वो फास्फोरस की शक्ल में ATP ADP की शक्ल में स्टोर होती है और वहीं से हमें ये एनर्जी मिलती है सारा दिन काम करने के लिए। तो यहाँ से आपको ये तो मैंने बता दिया कि फ़ॉस्फोरस जिस्म में एक बहुत ही अहम चीज़ है। अब जब ये फ़ॉस्फोरस जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो इसके नुकसान भी हैं, जिनमें सबसे अहम और जो डेथ का बायस बनता है, बीमारी का बायस बनता है, वो है ब्लड वेसल में इसका जमा हो जाना, जिसको वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन कहते हैं। एथरोस्क्लेरोसिस में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें फास्फोरस के इनटेक पे नज़र रखनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह बंद नहीं कर देना चाहिए जैसे कि पाकिस्तानी नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। अब हम फास्फोरस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एक हेल्दी इंसान की डेली रूटीन की तरफ। एक एवरेज अमेरिकन या बाकी पूरी दुनिया में एक आम इंसान डेली 1200 मिलीग्राम तक फास्फोरस खा जाता है अपनी सारी खुराक में ओवरऑल। इस 1200 में से तकरीबन जो 950 है वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होता। अब ये जो फास्फोरस एब्जॉर्ब हुआ होता है पूरे जिस्म में, इसमें से तकरीबन जो 800 मिलीग्राम है वो गुर्दा खारिज करता है और 150 मिलीग्राम पहाने के रास्ते आंतड़ियों से जिस्म से बाहर निकलता है। तो यहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं कि जो जिस्म में से एक्स्ट्रा फास्फोरस को बाहर निकालने का मेन रास्ता है वो है गुर्दे। अब CKD के मरीज़ की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या मसला होता है। जब गुर्दे के काम करने की कैपेसिटी कम होती है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, आपका EGFR कम होना शुरू हो जाता है, तो जो उसमें सबसे पहली चेंज आती है वो है गुर्दे की जिस्म में से फास्फोरस को बाहर निकालने की कैपेसिटी कम होना। लेकिन इनिशियली अब जब ये फास्फोरस गुर्दा नहीं निकाल सकता तो कुछ और मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाती हैं जो कि गुर्दे को पुश करती हैं कि वो फास्फोरस को ज़्यादा बाहर निकाले पेशाब की शक्ल में। उनमें पहला है PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसलिए गुर्दे के मरीज़ों में पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बड़ी अर्ली स्टेजेस पे भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है अगर वो अच्छा नेचुरल बैलेंस अपनी खुराक में लेके ना चलें और फास्फोरस ज़्यादा लेते रहें। तो ये PTH डायरेक्टली गुर्दे को ऑर्डर करता है कि आपने यूरिन में फास्फोरस को ज़्यादा निकालना है। उसके बाद दूसरा होता है FGF23, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23।
ये बेसिकली क्या करता है कि गुर्दे के अंदर जो विटामिन D3 की एक्टिवेशन होती है, जिस विटामिन ने आंतड़ियों में जाके फास्फोरस और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना होता है, उसकी एक्टिवेशन को कम कर देता है। इसीलिए मरीज़ों में ये वाला विटामिन, रेगुलर विटामिन डी की बात नहीं मैं कर रहा, ये एक्टिव फॉर्म वाला विटामिन डी कम हो जाता है और आंतड़ियों में से जाके फास्फोरस की जो खाने में से एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो कम करने की ये केमिकल कोशिश करता है। अब इस विटामिन D3 के कम होने की वजह से और ज़्यादा पीटीएच की स्टिमुलेशन होती है और ज़्यादा पीटीएच बनता है और ये जाके अगेन बोन्स को भी अफेक्ट करता है। हमारा जिस्म और हमारे गुर्दे इस फास्फोरस लेवल को सही रेंज में रखने के लिए इन मैकेनिज़म्स के साथ काफ़ी अरसा काम करते रहते हैं। हालांकि CKD का मरीज़ लेट स्टेज 4 और CKD स्टेज 5 पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि फिर फास्फोरस की रिस्ट्रिक्शन किस लेवल पर स्टार्ट होनी चाहिए। उसको समझने के लिए हम पहले गुर्दे के मरीज़ों में रिस्ट्रिक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के चार्ट में देखा होगा कि फलों और सब्जियों की एक लिस्ट होगी और ये वो लिस्ट होती है जिसमें ज़्यादा पोटेशियम होता है, उसको बस बंद कर दिया जाता है। हालांकि मैं जिसके ख़िलाफ़ हूँ कि उसको बैलेंस करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, और अगर आपको पोटेशियम का इशू नहीं है तो आपको हर तरह का फल और सब्ज़ी खानी चाहिए, इवन आपकी CKD स्टेज 5 हो तो भी। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन भी आपका स्पेशली मीट और दालें बंद कर देते हैं। उसकी वजह होती है उसका प्रोटीन कंपोनेंट और उसका फास्फोरस कंपोनेंट। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरे नंबर पे होती हैं दालें, लेग्यूम्स जिसको कहते हैं। दालें आपकी मुकम्मल बंद कर दी जाती हैं या कुछ स्पेशल दालें बहुत ज़्यादा बंद कर दी जाती हैं और उनकी मेन वजह होती है फास्फोरस कंपोनेंट। और चौथे नंबर पे होती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो कि ज़रूरी है कि आपकी बंद होनी चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में बहुत ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये गुर्दे के मरीज़ों को मोटी मोटी अपनी रिस्ट्रिक्शन याद होती हैं, जिनमें से बाकी सारे नेफ्रोलॉजिस्ट एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया में ब्लैंकली सब कुछ बंद कर देते हैं। और मैं फेवर करता हूँ एक अच्छा बैलेंस होने के एंगल से, ना कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। अगले पार्ट में हम थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। ये मे भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाए आपके लिए, लेकिन इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यही समझाते और सीखते बाज़ औक़ात मैं कई महीनों अपनी एपिसोड लेट कर देता हूँ, ताकि मैं आपके साथ बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बड़े आसान अल्फाज में लेके आऊँ। सबसे पहले प्रोटीन और फास्फोरस का रिलेशन डिस्कस करते हैं। प्रोटीन फास्फोरस का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, इसलिए गुर्दे के मरीज़ों में जब हम प्रोटीन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, थोड़ा सा, उसकी कुछ मेन वजूहात होती हैं। एक तो प्रोटीन से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में, उनकी एक्सक्रीशन से गुर्दे पे जो बर्डन होना होता है वो बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से CKD की प्रोग्रेशन स्लो हो जाती है। उसके बाद प्रोटीन में ही बहुत ज़्यादा एसिड पैदा होते हैं और तीसरा प्रोटीन में बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है, जो कि आपकी डाइट को हाई फास्फोरस डाइट बना सकता है। पर हम यहाँ पे रुकते नहीं हैं, आगे ज़रा डिटेल में चलते हैं। प्रोटीन के 1 ग्राम में कितना फास्फोरस होता है? तकरीबन 13 से 15 मिलीग्राम, एवरेज आप कर लें 14 मिलीग्राम। अगर 70 किलो का इंसान, जो कि नॉर्मली 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट खा सकता है, यानी कि टोटल 70 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में खाता है, तो उसका तकरीबन बनेगा 980 या 940 के करीब मिलीग्राम ऑफ फास्फोरस पूरे दिन में। अब ये सारा फास्फोरस ही आपके जिस्म में नहीं चला जाता, इसकी एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट होती है। तो आपकी एब्जॉर्प्शन 30% से 70% तक वेरी करती है। एवरेज हम 50% ले लेते हैं, तो ये तकरीबन आपका बनेगा 500 मिलीग्राम फास्फोरस पूरे दिन में। यानी कि अगर आप 70 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो आपका तकरीबन 900 मिलीग्राम फास्फोरस इंटेक बना, जिसमें से आधा भी एब्जॉर्ब हो गया, मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो सिर्फ प्रोटीन से ही आपका तकरीबन 500 मिलीग्राम फास्फोरस आ गया।
अब जब आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसको ले जाएंगे 0.8 ग्राम पर किलोग्राम पे, यही 70 किलो वाला बंदा खाएगा तकरीबन 55 ग्राम प्रोटीन, और उस 55 ग्राम में जो फास्फोरस है वो कम लेवल पे आ जाएगा। और उसको जब आप हाफ़ करेंगे, 50% पे एब्जॉर्प्शन वाले पे लेके आएंगे, तो ये तकरीबन 400 मिलीग्राम फास्फोरस बन जाएगा पूरे दिन में। तो अगर 70 किलोग्राम का बंदा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन के साथ सिर्फ 55 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में खाता है, तो उसका जो प्रोटीन से फास्फोरस आएगा वो है तकरीबन 400 मिलीग्राम। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन इंटेक कम करने से मुनासिब मिकदार में आपका सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कम नहीं होता, आपका फास्फोरस इंटेक भी कम हो जाता है। इससे अगला कॉन्सेप्ट आता है एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी का। जो हमारी डिफरेंट फूड्स हैं उनमें फास्फोरस का कंपोनेंट डिफरेंट तो है ही, लेकिन उस फास्फोरस में एब्जॉर्ब कितना होता है जिस्म के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेंगे, रियली प्रोसेस मीट लेंगे जो कि आपका KFC में या किसी लोकल बर्गर में मिलेगा या काले सोडे में, कोका कोला में मिलेगा, वो तकरीबन 90 से 100% सीधा आपके ब्लड में शूट करेगा और ऐसे आपको एक स्पाइक देगा। जब आप यही फास्फोरस ऑर्गेनिक फूड में लेंगे, जैसे कि मीट में, दालों में, नट्स में, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जाएगी तकरीबन 60-70% तक। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। फिर उसके बाद फास्फोरस लोड किसी खुराक का कितना है, स्पेशली प्रोटीन का। इसी सिलसिले में जो एनिमल प्रोटीन हैं उनमें फास्फोरस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसको फास्फोरस प्रोटीन रेशो कहते हैं। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं, दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, उनमें फास्फोरस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कम होता है। और यही वजह है कि जो सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन को आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन पे प्रेफर करें। और यहाँ पे फिर मैं अगेन एम्फेसाइज करूँगा कि अच्छा बैलेंस करें, क्योंकि खुराक अच्छी बैलेंस होनी चाहिए। अब हम एपिसोड के आखिरी और सबसे मीनिंगफुल पार्ट की तरफ चलते हैं कि जो हमारी खुराक है वो सिर्फ न्यूट्रिशन, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम और बाकी केमिकल नहीं होती, सिर्फ इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इसमें होता है हमारा कल्चर, इसमें होती है हमारी स्पिरिट, इसमें होती है हमारी कनेक्टिविटी, हमारी सोशल लाइफ, और ये बाज़ औक़ात डिटरमिन करती है और बाज़ औक़ात डिटरमिन होती है हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से। जैसे कि फास्फोरस को अब आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से कोरिलेट किया जाता है, और उसमें दोनों एंड्स पे फास्फोरस बहुत ज़्यादा है खुराक में। जो बहुत अगर रिच हैं और वो हर वक्त KFC, मैकडोनल्ड पर बैठे हुए हैं, उनकी फूड भी फास्फोरस रिच है, अनहेल्दी इनऑर्गेनिक फास्फोरस रिच। और जो बहुत ही गरीब है, सारी अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड खाता है, उसकी खुराक भी फास्फोरस रिच है, इनऑर्गेनिक अनहेल्दी फास्फोरस रिच। तो हम खुराक को सिर्फ केमिकल की शक्ल में नहीं ले सकते। तो अब आपने करना क्या है? करने के दो मेन हिस्से हैं। पहला है एंड ऑफ CKD स्टेज 3, यानी कि आपका EGFR 60 से लेके 30 तक किसी किस्म की कोई फास्फोरस रिस्ट्रिक्शन मेरी नज़र में वैलिड नहीं है, ना ही किसी रिसर्च से साबित है, ना ही मैं अपने किसी पेशेंट को करवाता हूँ। दूसरा सेक्शन है लेट CKD 4 और CKD 5। जब आपका फास्फोरस हाई लेवल पे नज़र आना शुरू हो जाए, तब आपको स्पेशल फास्फोरस फूड की रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने सब कुछ करना है। मैं अपने मरीज़ों को क्या कराता हूँ जिससे उनका फास्फोरस इनटेक उसी हेल्दी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है जो कि ज़्यादा पाबंदियाँ लगा के दूसरे नेफ्रोलॉजिस्ट करवाते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि मेरा मरीज़ उसको मोटिवेशन और इन्जॉयमेंट के साथ करता है। बाकी
हमारे मरीज़ डिप्रेस हो के, होपलेस हो के, आइसोलेटेड हो के वो सारा कुछ करते हैं। अब ये बैलेंस कैसे होता है? इस बैलेंस का सबसे अहम हिस्सा आपकी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बंद, बाहर का खाना ऑलमोस्ट बंद। और उसकी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि बाहर का खाना आप 2 हफ्ते में 1 दफ़ा, मे भी महीने में 1 दफ़ा खा लें और समझें कि ये मैंने टॉक्सिन अपने अंदर डाल लिया है और इस टॉक्सिन को मैं 2-3 हफ्ते लगा के बॉडी से बाहर निकालूंगा, डिटॉक्स करूँगा। प्रोटीन, एनिमल, प्लांट बेस्ड प्रोटीन अच्छा मिक्स होना चाहिए, मुनासिब हेल्दी मिकदार में होना चाहिए, जिनको हम पिछली एपिसोड्स में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो वही रिस्ट्रिक्शन, वही बैलेंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो आप लेके चलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब जब आप ये चीज़ें लेते हैं तो इनके साथ जो फाइबर होता है वो आपके आंतड़ियों में जो अनहेल्दी चीज़ें हैं या जो आपकी सारी खुराक है उसकी एब्जॉर्प्शन को बड़ा अच्छा बैलेंस करते हैं। और फिर जब आप इन सारी चीज़ों के साथ वर्जिश, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी ज़िंदगी में पर्पस और मीनिंग को ऑर्गेनाइज करके लेके आएंगे, अपने दिन को एक हेल्दी वे में गुजारेंगे, पॉजिटिविटी के साथ गुजारेंगे, तो ये सारे बैलेंस आपको और भी ज़्यादा मज़ा देंगे, खुशी देंगे और आपको ज़िंदा रहने की एक अजीब किस्म की पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप नहीं करेंगे, फ़र्ज़ करें कि आप बड़े रिच हैं, आप बड़ा हेल्दी भी खाते हैं, लेकिन आपके ऊपर काम का स्ट्रेस इतना है कि आपकी 5 या पाकिस्तान में 10 लाख भी तनख्वाह है, तो 42 ईयर की एज में आपको हार्ट अटैक हुआ है, इवन किडनी डिजीज़ के बगैर। तो अगेन सारा बैलेंस कहाँ गया? ख़राब हो गया, क्योंकि आपने अपनी नींद, अपनी ज़िंदगी वर्क लाइफ बैलेंस को ख़राब किया, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया। तो हमने जहाँ पे खुराक पे फोकस करना है उसको अच्छे नेचुरल हेल्दी बैलेंस में लेके चलना है। इसी तरह आपने ज़िंदगी के बाकी चीज़ों को भी बैलेंस में लेके चलना है। फिर हम एंटर हो गए स्टेज 4 के लेट फेज़ में और स्टेज 5 में। यहाँ पे फास्फोरस डेफिनेटली किडनी हैंडल नहीं कर सकती, ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये वो स्टेज है जिस पे आपने गिन गिन के कतरा कतरा फास्फोरस का लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल लिमिटेड कर देने हैं, ख़त्म नहीं करने, लिमिटेड करने हैं। जो इनऑर्गेनिक अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसको अपने करीब भी नहीं आने देना, उसको सूंघना भी नहीं आपने। और इसी तरह जो प्रोटीन है उसको ज़्यादा प्लांट बेस पे लेके जाना है, एनिमल को कम करना है। और अगेन जो फास्फोरस प्रोटीन रेशियो है आपकी खुराक की वो आपने ज़रूर देखनी है। और जब आप डायलिसिस पे जाते हैं वो एक बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो जाता है, फास्फोरस इंटेक ज़्यादा हो जाता है और आपको सिर्फ खुराक से मैनेज नहीं किया जा सकता, बल्कि स्टेज 5 में ही फॉस्फेट बाइंडर्स ऐड किए जाते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपकी आंतड़ियों में फास्फोरस के साथ मिल जाती हैं और उनको बहाने के रास्ते बाहर निकाल लेती हैं। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि फास्फोरस बहुत हेल्दी चीज़ भी है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। हमें CKD स्टेज 3 के एंड तक अगर आपका फास्फोरस लेवल हाई ना हो तो किसी किस्म की फास्फोरस रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपका स्टेज 4 या 5 पे फास्फोरस लेवल हाई होना शुरू हो जाए तब आपने सीवियर किस्म की फास्फोरस डाइट की रिस्ट्रिक्शन करनी है। इस स्टेज पर पहुंचने से पहले जब आप अपनी हेल्दी डाइट लेके चलेंगे तो आपका फास्फोरस वैसे ही बड़ा रीज़नेबल रेंज में खुराक में भी रहेगा और ब्लड में भी रहेगा। खुराक बड़े बैलेंस के साथ होनी चाहिए। इसमें न्यूट्रिशन के साथ हमारा सोशल और कल्चरल कंपोनेंट भी अहम है, उस पर भी पूरी नज़र रखनी चाहिए और बिला वजह किसी भी चीज़ को बिल्कुल बंद नहीं कर देना चाहिए। ये था जी मेरा फास्फोरस के बारे में एनालिसिस, फास्फोरस की एक बड़ी सुपरफिशियल सी डिस्कशन। इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी ओपिनियन शेयर करनी है
और कमेंट में हम इस डिस्कशन को और बढ़ाएंगे। मे बी कुछ कमेंट्स के रिप्लाई में मुझे फास्फोरस से रिलेटेड एक और दो और एपिसोड करनी पड़े। आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।